जम्मू कश्मीर की आरक्षण व्यवस्था इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इसके ढांचे, इसके तर्क और इसके असर को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। ये बहस टकराव से ज्यादा तजिया का मामला है, एक ऐसी कोशिश जिसमें यह समझा जा सके कि ये व्यवस्था किस तरह राष्ट्रीय मानकों, कानूनी उसूलों और स्थानीय सामाजिक हकीकतों के साथ मेल खाती है या उनसे अलग हो गई है। जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी आबादी देश में सबसे ज्यादा है, लगभग 60 से 70%। इसके बावजूद ओपन मेरिट कोटा सिर्फ 30 से 40% तक सीमित है। देश के ज्यादातर राज्यों में जहां जनरल आबादी इससे कहीं कम है, वहां भी ओपन मेरिट 50% बना हुआ है। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर एकमात्र इलाका बन जाता है जहां बहुसंख्यक आबादी को अपेक्षाकृत कम हिस्से में मुकाबला करना पड़ता है। यह स्थिति अपने आप में एक इस्तराबी मामला है और स्वाभाविक तौर पर इस पर संविधान के दायरे में चर्चा जरूर बनती है। सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी फैसला आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक तय करता है और अपवाद की स्थिति में वो भी ठोस और मापनीय सबूतों के आधार पर इससे बढ़ाने की अनुमति देता है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण का स्तर कई जगहों पर 70% तक पहुंच चुका है। सवाल ये नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि क्या इसके मौजूदा स्तर वो असाधारण परिस्थितियां पूरी करते हैं जिनकी मांग सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्षेत्र की जनसांख्यिकी काफी युवा है, यानी कि काफी युवा पॉपुलेशन वहां पर है। सामाजिक अपराधों की दर कंपैरेटिवली कम है और जातीय असमानता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी वैसी नहीं रही जैसी भारत के कुछ अन्य राज्यों में दिखती है। ऐसे में ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या मौजूदा ढांचा इन कसौटियों पर खरा उतरता है। नीट यूजी 2024 ने इस असंतुलन को बहुत साफ तरीके से सामने रखा। कई उच्च अंक हासिल करने वाले छात्र एमबीबीएस सीट से वंचित रह गए और कुछ मेडिकल कॉलेजों में ओपन मेरिट के अंतर्गत एक भी लड़का दाखिल नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह ये प्रक्रिया है जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले ओपन मेरिट की सीट लेते हैं और बाद में नियम 17 के तहत अपनी श्रेणी में वापस चले जाते हैं। ऐसा होने पर ओपन मेरिट की वो सीट वापस उसी हिस्से में नहीं आती, वो सीट इफेक्टिवली ओपन मेरिट पूल से बाहर हो जाती है। ये एक ऐसा एक तरफा नुकसान बन चुका है जिसने ओपन मेरिट के पहले से सीमित दायरे को और भी तंग कर दिया है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। महिलाओं, खेल कोटे, विकलांग श्रेणी, सीडीपी और जेकेपीएम जैसी श्रेणियों का अनुप्रयोग अधिकांश ओपन मेरिट पर ही होता है। सामान्य तौर पर ऐसे कोटे हर श्रेणी में समान रूप से लागू किए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये ओपन मेरिट पर अतिरिक्त भार की तरह पड़ता दिख रहा है और यही कारण है कि ओपन मेरिट वालों में ये नाराजगी ज्यादा देखने को मिल रही है। ओपन मेरिट व्यवहार में ओपन कम और कम होती हुई गुंजाइश ज्यादा बनकर रह गई है। 2019 के बाद आरक्षण प्रतिशतों में, यानी कि आरक्षण परसेंट में हुए कुछ बड़े बदलाव भी इस बहस का हिस्सा हैं। कई श्रेणियों में बढ़ोतरी की गई, जैसे एसटी को 20% तक आरक्षण देना, ओबीसी को 8% करना और 10% ईडब्ल्यूएस लागू करना। ये सब ऐसे समय में हुआ जब ना कोई नया जनगणना डेटा उपलब्ध था और ना ही किसी व्यापक सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। जीडी शर्मा आयोग की रिपोर्ट, जिसका काम आरक्षण ढांचे का आकलन करना था, अभी तक सामने नहीं आई है। इसके बगैर ये जानना मुश्किल है कि आखिर किन आधारों पर इतनी बड़ी नीतिगत तब्दीलियां की गई। क्षेत्रीय असंतुलन भी इस तस्वीर में अहम भूमिका निभाता है। आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्रों का बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू क्षेत्र में जारी होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, आईबी हो, एएलसी हो या एसटी प्रमाण पत्र। इससे भर्ती और दाखिला प्रक्रिया में एक ऐसा झुकाव पैदा हो जाता है जिसमें लाभ किसी विशेष भौगोलिक हिस्से में केंद्रित हो जाता है। ये सवाल उठता है कि क्या इन श्रेणियों का निर्धारण वास्तविक सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है या भौगोलिक तकसीम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पर। पेशेवर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी इसके साफ असर दिखाई देते हैं। नीट पीजी में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां बहुत उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों को प्रमुख विशेषताएं नहीं मिल सकी, जबकि अपेक्षाकृत, यानी कि कंपैरेटिवली बहुत कम रैंक के अभ्यर्थियों को वो सब मिल गई। इसने योग्यता की निरंतरता और संस्थागत मानक बनाए रखने पर बहस छेड़ दी है।
वहीं जेकेपीएससी की भर्तियों में भी ओपन मेरिट श्रेणी का हिस्सा कई बार 40% से नीचे दिखाई देता है, जो व्यापक ढांचे का एक रिफ्लेक्शन है। देश भर में अदालतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी आरक्षण नीति की बुनियाद अप टू डेट और मापनीय डेटा होना चाहिए। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण, हरियाणा के जाट आरक्षण, बिहार के 65% आरक्षण वृद्धि जैसे मामलों में यह साफ दिखा कि न्यायपालिका ने बिना ठोस आधार वाले विस्तारों को स्वीकार नहीं किया। जम्मू कश्मीर की स्थिति भी इसी व्यापक संवैधानिक संदर्भ में देखी जा रही है। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर को आरक्षण विरोधी नहीं बल्कि रीबैलेंसिंग की जरूरत है। एक ऐसा संतुलन जिसमें मेरिट की गुंजाइश बनी रहे और आरक्षण भी अपना उद्देश्य पूरा कर सके। सुझावों में ओपन मेरिट हिस्से को जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक बढ़ाना, क्षैतिज आरक्षण को सभी श्रेणियों में समान रूप से लागू करना, नियम 17 की समीक्षा करना और जीडी शर्मा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना शामिल है। ये प्रस्ताव किसी भी श्रेणी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को अधिक ट्रांसपेरेंस, फैक्टफुल और कानूनी तौर पर मजबूत बनाने की दिशा में कुछ ठोस कदम है। आखिरकार जम्मू कश्मीर की ये बहस राष्ट्रीय स्तर पर चल रही उस चर्चा का हिस्सा है जिसमें बराबरी, मेरिट और संवैधानिक उसूलों के बीच संतुलन खोजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और हालिया संशोधनों को देखते हुए ऐसा नीति ढांचा जरूरी है जो तथ्य आधारित हो, ट्रांसपेरेंट हो और न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरा उतर सके। एक न्यूट्रल और खुली समीक्षा न सिर्फ इन नीति को अधिक संतुलित बनाए रखेगी बल्कि समाज में भरोसा और स्थिरता को भी मजबूत करेगी। या तो मुख्यमंत्री साहब को बात हमारी समझ नहीं आती या वो जानबूझ के इस प्रकार की बात को टर्न करके एक नया जो खोई हुई उनकी जमीन है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। हमने माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड ही नहीं की है। हमने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की डिमांड की, हमने वो कहा ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जिसका एक्ट 1999 में बना, फारूक अब्दुल्ला साहब की तब गवर्नमेंट थी और उस वक़्त उस सरकार की गलती है। और चूंकि ये परिवार ही एक चतुर परिवार है, अब्दुल्ला परिवार, और बड़ी चतुराई से इस एक्ट को उन्होंने पास किया। उस एक्ट में इन्होंने कहीं पे भी उस आस्था को स्थान नहीं दिया, उस श्रद्धा को स्थान नहीं दिया, उस स्थान की गरिमा, धार्मिक मर्यादा को कोई जगह नहीं दी। और आज जिस प्रकार से हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है, शायद अगर तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस माता वैष्णो देवी स्थान की एक गरिमा को उस एक्ट में स्थान दिया होता, कुछ ऐसा कोटा उन श्रद्धालुओं के लिए रखा जाता जो श्रद्धालु आस्था रखते हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ा के इस पूरे तंत्र को चलाते हैं, तो हमने वो डिमांड की कि उस वक्त जो गलती हुई या तो उसे ठीक करें। हम प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, आपकी सरकार है, आप हमें साथ दीजिए और इसको ठीक कर लेते हैं। जो श्रद्धा, जो आस्था है, उसको भी स्थान दिया जाना चाहिए। आप तैयार है माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन को, जो माइनॉरिटी स्टेटस? माइनॉरिटी कहाँ है? किसने माइनॉरिटी कहा? माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटी किसने कहा? माइनॉरिटी हम मांग नहीं रहे ना। हम माइनॉरिटी आप क्या मांग रहे? हम कहते हैं जो इस स्थान की गरिमा है। आप बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। माता वैष्णो देवी एक नॉर्मल स्थान नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में लोकप्रिय है, श्रद्धा और आस्था है। मैं इसकी बात करता हूं। इन शब्दों को थोड़ा सा डिफाइन करके मैं परिभाषित करके आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। माता वैष्णो देवी के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार आस्था है। लोग नंगे पांव जाते हैं, लोग जेवर गहना बेच के वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस आस्था को भंग न किया जाए, उस श्रद्धा को आहत न किया जाए, उस स्थान की गरिमा को ठेस न पहुंचाई जाए। इसलिए जो वहां पे जो स्टूडेंट्स या छात्र वहां पढ़ने आएंगे, जब वो किसी अन्य धर्म वर्ग से आएंगे, वो अपनी पूजा पद्धति से जब वहां पे अपनी जीवन शैली चलाएंगे, अपने खान पान से चलाएंगे, वो गरिमा भंग हो सकती है, वो श्रद्धा आहत हो सकती है, वो श्रद्धालुओं को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए उन लोगों के लिए एक विशेष स्थान वहां पे होना चाहिए, विशेष कोटा वहां पे होना चाहिए। उस स्थान को देखते हुए हमने मेरिट की भी नहीं बात की, हमने एक्ट की भी बात नहीं की कि नहीं माइनॉरिटी एक्ट में लाओ, हम वो भी नहीं कहते।
आपने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जम्मू में दाखिला देना है, आपने रजौरी में देना, आपने डोडा में देना, आपने बारामूला में देना, आपने अनंतनाग में देना, आपने कुपवाड़ा में देना, हमें कोई आपत्ति ही नहीं है, हमें कोई एतराज ही नहीं है। एतराज माता वैष्णो देवी जो एक धार्मिक स्थान है वहाँ की आस्था को लेके है। वो उनके लिए आस्था कोई चीज ही नहीं है, वो इसको टर्न देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब उन रेडिकलाइज्ड यूथ के लिए एक प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं इस मुद्दे को लेके, जिन्होंने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। वो टर्की और बांग्लादेश की बात करते हैं, जो टर्की और बांग्लादेश भारत और भारतीयों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए वो कह रहे हैं। देखिए मैं आपसे इसी पर पूछ रहा हूँ। वो तुर्की और बांग्लादेश ये इसलिए कह रहे थे, मैंने जब उनसे ये पूछा था कि एलओपी साहब ये कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे कहाँ? अगर वो फिर तुर्की और बांग्लादेश जाएंगे तो अब फिर आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली वो कह रहे थे कि वहाँ रेडिकलाइजेशन हो सकती है, इसलिए वो वहाँ जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे उनके लिए आपके लिए अनंतनाग कॉलेज है, आपके लिए राजौरी कॉलेज है, आपके लिए कठवा कॉलेज है, आपके लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू है, आपके लिए स्किम्स है। माता वैष्णो देवी की 50 सीट्स ही आपके लिए हैं क्या? इसके अतिरिक्त और कोई कॉलेज ही नहीं है क्या? आप टर्की क्यों भेज रहे हैं? आप बांग्लादेश क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे 10 कॉलेजेस हैं, दीजिए ना। कौन रोक रहा है? रोक रहा है क्या? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है किस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। मैं अपनी सुविधा के लिए ये पेश कर रहा हूं कि नहीं, कहाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इतनी सीट्स यहाँ पे है, 1000 के आसपास आपके पास सीट्स हैं। आप उन 42 बच्चों के लिए सिर्फ माता वैष्णो देवी ही बची है क्या? वही कॉलेज एक बचा है, या फिर टर्की है, या फिर रेडिकलाइजेशन है? ये उनका मकसद नहीं है टर्की और बांग्लादेश का। उनका ये मकसद है कि जो रेडिकलाइज्ड यूथ है उसको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि यहाँ पे आतंकवाद को, यहाँ पे अलगाववाद को, ये शब्द मैं बड़ी मजबूती के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ। जितना आतंकवाद चला, जितना अलगाववाद चला, उसको बौद्धिक प्रोटेक्शन, उसको बौद्धिक संरक्षण ऐसे नेताओं ने दिया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया, उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साहिबा दे रही है। इस प्रकार की बातें करके, प्रोवोक करके जब वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, फिर उनको प्रोटेक्शन देते हैं और ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अन्यथा 42 सीट्स जो आस्था के साथ हम जोड़ते हैं, उन्हीं पर ये सारी राजनीति क्यों हो रही है? मुझे बताइए ना। माता वैष्णो देवी के नाम पे ये राजनीति क्यों करना चाहते हैं? हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं कि भाई बच्चे कहीं और जगह पे पढ़े। हम तो उनके लिए, कोई बच्चों के लिए हमारे पास भी हमदर्दी है। बच्चों के, हमारे कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन माता वैष्णो देवी का जो स्थान है वो श्रद्धा का स्थान है, वो आस्था का स्थान है। उस श्रद्धा और आस्था का भी कोई न कोई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हम कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टर्की और बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो खोई हुई जमीन है, उनकी जो धूमिल एक छवि है, उसको वापस लाने के लिए रेडिकलाइजेशन, अलगाववाद, आतंकवाद के शब्द को दोबारा से बुन के एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। और जिस नैरेटिव के बुनियाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी चलती है, मुझे लगता है कि अब इनको कोई एक्सेप्ट करके राजी नहीं। लेकिन सवाल पैदा होता है, और वो उमर साहब भी यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साहब वो बच्चे जो है मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे हो, और वहाँ प्रोविजन जो है वो यही था कि आप अप्लाई कीजिए, अगर आप पास हो गए तो आप। अब जो ये बच्चे हैं, उन्होंने क्या कसूर किया? क्या वो इसलिए उनको आप पनिशमेंट दे रहे हैं कि वो नॉन मुस्लिम, मेरे सर में दर्द हो रहा है ये बातें सुन सुन के। मैं कह रहा हूँ बच्चों को आप बिल्कुल नहीं छेड़िए। मैं कहता हूँ बच्चों के साथ हमें कोई वो नाराजगी है ही नहीं। बच्चों के लिए अनेकों कॉलेजेस यहाँ पे हैं। माता वैष्णो देवी का स्थान एक श्रद्धा का स्थान है सुमीर जी। या तो मीडिया नहीं समझा पा रही, या उमर अब्दुल्ला से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। वो तो कहीं चादर डालते हैं, कहीं साफा बांधते हैं, कहीं टोपी डालते हैं, तो उनको तो कहीं किसी मजहब की श्रद्धा और आस्था का वो इल्म ही नहीं है ही नहीं। आप देखिए हजरत बल जाके वो क्या कहते हैं, यहाँ वैष्णो देवी आके क्या कहते हैं? श्रद्धा आस्था का स्थान होता है सर। लोग जान देते हैं श्रद्धा आस्था के लिए। आप देखिए भगवान राम की जो हमारी जन्मभूमि थी, वहां पे इतनी जाने क्यों गई? 450 साल क्यों ये कोर्ट में केस चला? क्यों चला? श्रद्धा थी ना, आस्था थी ना। तो श्रद्धा आस्था आपके इधर होती नहीं क्या? इसको डेफिनेशन ही नहीं है। 42 बच्चे उनका क्या कसूर? हम क्या कहते हैं कसूर है उनका? कोई कसूर नहीं है उनका। लेकिन मैं कहता हूं आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए वहां पे आपको एक कोटा फिक्स करना पड़ेगा। वहां पे आपको एक माता में आस्था रखने वाले बच्चों के लिए स्थान देना पड़ेगा। वो मैं बोल रहा हूं। लेकिन इसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि नहीं बच्चों का क्या कसूर। उमर अब्दुल्ला साहब को समझ ही नहीं आ रही।